असमवायी कारणत्वम। संयोग विभाग का एक कारण कर्म ही होता है, इसलिए कर्म में कारणत्व रहता है। लेकिन यह कारणत्व किस प्रकार का है? कर्म उपादान कारण तो हो नहीं सकता, क्योंकि एकमात्र द्रव्य ही उपादान समवायी कारण हो सकता है। जैसे ओखली में मूसल का संयोग अभिघात होता है, यहाँ उखल मूसल उपादान कारण या समवायी कारण है। किंतु ओखली में मूसल जाने के संयोग में क्रिया होने से ही कर्म असमवायी कारण, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कारण होता है। स्वपर आश्रय संवेद कार्य आरंभकत्व। कर्म के द्वारा संयोगादि कार्य का आरंभ होता है। यह कार्य संयोग स्वाश्रित भी होता है और पराश्रित भी, अर्थात जिस द्रव्य में यह कर्म हुआ है उसमें और जिस द्रव्य में यह कर्म नहीं हुआ है उसमें, दोनों में इस संयोग की वृत्ति हो जाती है। जैसे कर्म हुआ मूसल में, किंतु उस कर्म का फल संयोग ओखली में पड़े रड़े अन्न को कूटे जाने से ओखली और मूसल दोनों को मिलता है। अतएव कर्म से उत्पन्न कार्य उस कर्म के आश्रयभूत द्रव्य तथा द्रव्यांतर दोनों में संवेत रहता है। समान जातीय अनारंभकत्व। द्रव्य और गुण सजातीय आरंभक होते हैं, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को और एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न कर सकता है, किंतु इसी तरह एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती। इस बात का समर्थन करते हुए श्रीधराचार्य कहते हैं कि यदि कर्म में कर्मांतर उत्पादकता मानते हैं तो अनवस्था दोष आ जाता है, क्योंकि एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न करेगा, दूसरा कर्म तीसरे को, तीसरा कर्म चौथे को। इस प्रकार कर्मों का ऐसा तांता बंध जाएगा जिसका कभी अंत ही होना असंभव है। ऐसी हालत में यदि आप एक दफे चलना शुरू कर दें तो फिर कभी विराम ही नहीं हो सकता। इसलिए कर्म में कर्म जनन का सामर्थ्य मानना भयावह है। यदि यह कहा जाए कि इच्छा और प्रयत्न के विरत होने पर चलने की क्रिया समाप्त हो जाती है तो इससे भी हमारा ही पक्ष पुष्ट होता है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि चलने की क्रिया किसी प्रयत्न पर ही अवलंबित है, न कि प्रथम पद विक्षेप कर्म पर। परवर्ती पद विक्षेप भी उसी प्रकार प्रयत्न साध्य है जिस प्रकार प्रारंभिक पद विक्षेप, उनमें पौर्वापर्य संबंध होते हुए भी कारण कार्य भाव नहीं है। यदि कर्म ही कर्म का उत्पादक होता तो फिर आदि कर्म, सबसे पहले कर्म की उत्पत्ति कैसे होती, और अंतिम कर्म से भी किसी अन्य कर्म की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? फिर मोक्ष भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कर्म को सजातीय किसी अन्य कर्म का आरंभक नहीं समझना चाहिए। द्रव्य अनारंभकत्व। न द्रव्यानान कर्म, अर्थात कर्म से द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। किसी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति अवयवों के संयोग से होती है, किंतु अवयवों का संयोग होते ही उस पूर्व कर्म का विनाश हो जाता है। इसीलिए कार्य द्रव्य की उत्पत्ति के समय कर्म का अभाव रहता है, और जब द्रव्यारंभ के समय कर्म का अस्तित्व ही नहीं रहता तब फिर उसे द्रव्य आरंभक क्यों कर माना जा सकता है? अतएव जिस प्रकार कर्म कर्म का कारण नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार कर्म द्रव्य का कारण भी नहीं कहा जा सकता। प्रतिनियत जाति योगित्व, उत्क्षेपण, अवक्षेपण प्रभृति जितने कर्म हैं उनमें दिशा भेद को लेकर क्रिया भेद निरूपित किया जाता है, किंतु उन सभी क्रियाओं में कर्मत्व जाति संवेत रहती है, अर्थात द्रव्य और गुण की तरह कर्म का भी जाति घटित लक्षण दिया जा सकता है। वैशेषिक दर्शन में मूलत कर्म के 5 भेद माने गए हैं: उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि। अन्नम भट्ट के अनुसार वैशेषिक दर्शन में कर्म के ये 5 भेद है: उत्क्षेपण कर्म, अवक्षेपण कर्म, आकुंचन कर्म, प्रसारण कर्म और गमन कर्म। इनमें से प्रथम प्रकार का कर्म है उत्क्षेपण कर्म। ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, अर्थात जिस कर्म के द्वारा ऊपरी प्रदेश के साथ संयोग होता है वह उत्क्षेपण कर्म कहलाता है। ऊंचे स्थान की ओर संपर्क कराने वाले कर्म ही उत्क्षेपण कर्म है। उत्क्षेपण का अर्थ होता है उछालना। जब किसी द्रव्य को उसके मूल स्थान से ऊपर की ओर को उछाला जाए तो वह उत्क्षेपण होता है, क्योंकि इस कर्म में वह द्रव्य अपने मूल स्थान से हटकर ऊपर के किसी स्थान से संयुक्त होता है, और इस ऊर्ध्व स्थान के संयोग का कारण हेतु उत्क्षेपण कर्म ही है। जब तक उत्क्षेपण नहीं होगा तब तक वह ऊर्ध्व स्थान से संयुक्त नहीं हो सकेगा। इस उत्क्षेपण में एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति में चलन क्रिया होने से कर्मत्व है। इस प्रकार उत्क्षेपण का अर्थ है ऊपर उठना। पक्षी का ऊपर उड़ना, गेंद का ऊपर उछलना आदि उत्क्षेपण कर्म के उदाहरण हैं। इस क्रिया के द्वारा ऊपरी प्रदेश से संयोग और निचले प्रदेश से विभाग होता है। कर्म का दूसरा भेद अवक्षेपण कर्म है। अधोदेश संयोग हेतु अवक्षेपणम, अर्थात जिस कर्म के द्वारा निचले प्रदेश के साथ संयोग होता है उसे अवक्षेपण कर्म कहते हैं। नीचे के स्थान की ओर संपर्क कराने वाले कर्म ही अवक्षेपण कर्म है। अवक्षेपण कर्म का सीधा अर्थ है नीचे गिरना। पेड़ से फल का गिरना, नीचे कूदना आदि अवक्षेपण कर्म के उदाहरण हैं। इस क्रिया के द्वारा निचले प्रदेश से संयोग और ऊपरी प्रदेश से विभाग होता है। अपने मूल स्थान से जब किसी द्रव्य को अधोस्थान से संयोग कराने के लिए नीचे की ओर गिराया जाए तो उसे अवक्षेपण कर्म कहते हैं।
इस क्रिया में भी चलनात्मक गति होती है, अतः यह भी कर्म है। अवक्षेपण उत्क्षेपण की विपरीत दिशा में गति रूप व्यापार है।